बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लेक्चर क्रोमेटोग्राफी पे है। तो उसके कुछ 4-5 हिस्से हैं। तो इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी का मीनिंग। क्रोमा मीन कलर, ग्राफी मीन राइटिंग। यानी ऐसी टेक्निक है जिससे कलर्ड कंपोनेंट्स को सबसे पहले सेपरेट किया गया था, लेकिन बाद में कलर की बेस केमिकल्स रखी गई और किसी भी केमिकल कंपाउंड को जो मिक्सचर है उसका, उसको सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ हुई। फिज़िकल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी और अदर फिज़िकल इंटरेक्शन। ये असल आपके क्रोमेटोग्राफी की जो डेफिनेशन है। अब ये कुछ हिस्ट्री है, इसमें कुछ चंद लोगों के नाम आप याद रखें। सबसे पहले रोंज का नाम आता है। 1855 में पेपर से उसने डाई को सेपरेट किया था। और अगर डेवलप क्रोमेटोग्राफी को डेवलप करने का नाम आए, सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी का नाम जिसने इस्तेमाल किया था वो माइकल स्वेट है 1906 में। उसने प्लांट पिगमेंट को सेपरेट किया था कॉलम यूज़ करके। उसके बाद फ्लड, मार्टन, सेंज, इन्होंने मॉडर्न पेपर क्रोमेटोग्राफी, सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी की बुनियाद रखी थी। उसके बाद मार्टन एंड सेंज ने 1945 में लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है वो। उसके बाद शब्बीर का नाम है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। मार्टर एंड जेम्स, उन्होंने गैस क्रोमेटोग्राफी। और ये वाटर एसोसिएटिव्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसने कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो सॉल्वेंट इस्तेमाल करते थे उसको इतना बेहतर बनाया कि उसको HPLC की इंस्ट्रूमेंटेशन को डेवलप किया। ये उस बंदे का नाम है जो उस टीम का हेड है। ये उसकी शॉर्ट सी हिस्ट्री है। मोबाइल फेज़ क्या होता है? मोबाइल फेज़ जो ट्रैवल करता है किसी सॉलिड या इमोबिलाइज लिक्विड पर क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम में, तो उसको कहते हैं मोबाइल फेज़। और स्टेशनरी फेज़ जो जिसके ऊपर मोबाइल फेज़ मूव करता है एनालाइट मिक्सचर को साथ लिए, उसे कहते हैं हम स्टेशनरी फेज़। एनालाइट क्या होता है? जिस चीज़ को हमने सेपरेट करना है क्रोमेटोग्राफी में। उसके बाद एल्यूट, एल्यूट से मुराद मोबाइल फेज़ प्लस जो कंपोनेंट वगैरह हैं जो कि कॉलम के अंदर से निकलते हैं, सैंपल वगैरह, उसको हम एल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट जो लेकर निकलता है सैंपल को, उसको एल्यूएंट कहते हैं। और एलियोट्रॉपिक सीरीज़ सॉल्वेंट की जो एक सीरीज़ है जो कि पोलैरिटी की बेस पे, एल्यूटिंग पावर की बेस पे है। इसमें सबसे पहले नॉन पोलर है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पोलैरिटी बढ़ती है। ये पोलैरिटी बढ़ रही है ताकि जो लास्ट वाला है एसिटिक एसिड और इससे भी ज़्यादा जो है वो वाटर है। तो ये पोलैरिटी की तरफ जा रही है, एलोट्रोपिक सीरीज़ है। इसमें सबसे जो लेस पोलर जो है वो पेंटेन है, आइसो ऑक्टेन है, साइक्लोहेक्सेन है, ये लेस पोलर है। जो ज़्यादा पोलर हैं वो लाइक एनिलीन, एसीटोनाइट्राइल, प्रोपानोल, एथानोल, मेथानोल, एसिटिक एसिड, वाटर, ये सारे क्या है? पोलर है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशेंट से मुराद जब कोई आपका जो सैंपल है वो दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो। एक जो है वो आप ले लें स्टेशनरी फेज़ और एक मोबाइल फेज़, यानी किसी कॉलम के अंदर से गुज़र रहा है तो समझिए ये स्टेशनरी फेज़ है और मोबाइल फेज़ उसको गुजार रहा है। तो कंपोनेंट आया कि मोबाइल फेज़ में ज़्यादा सॉल्युबल है या स्टेशनरी फेज़ के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है, उन दोनों में उसकी जो कंसंट्रेशन होगी उसकी रेशो को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। तो CS/CM, यानी स्टेशनरी फेज़ में उसकी कंसंट्रेशन ओवर मोबाइल फेज़ में, याद रखिएगा। RF वैल्यू क्या होती है? जब TLC या पेपर के अंदर आपका जो सॉल्वेंट है वो एक ख़ास डिस्टेंस कवर कर लेता है नीचे से ऊपर जाते हुए, और आपका जो कोई कंपोनेंट है वो भी एक ख़ास डिस्टेंस तक जा पहुंचता है। तो समझे इधर कंपोनेंट है, इधर सॉल्वेंट पहुंचा है, तो जितना डिस्टेंस कंपोनेंट ने कवर किया है डिवाइडेड बाय जितना सॉल्वेंट ने कवर किया है, इस रेशो को हम कहते हैं RF वैल्यू। हर कंपोनेंट की अलग होती है और ये हमेशा एक से कम होती है और इसका यूनिट नहीं होता। याद रखिएगा RF वैल्यू के बारे में, यानी एक से कम, क्योंकि हमेशा कंपोनेंट का डिस्टेंस कम होता है, सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है और उसका यूनिट नहीं होता। डेड टाइम क्या है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन अनरिटेन्ड कंपोनेंट टू बी एल्यूटेड,
यानी ऐसा कंपोनेंट जो इसके अंदर इंटरेक्शन शो नहीं करता, बस मोबाइल फेस का सीधा बाहर आ जाता है, उसके टाइम को हम कहते हैं डेड टाइम। देखें जब ये रिटेन करेगा कंपोनेंट अंदर तो वो कुछ टाइम लेगा, उसको हम रिटेंशन टाइम कहते हैं, वो थोड़ी देर बाद आएगा। तो ये डेड टाइम बस सीधा ही वो एक इंजेक्ट किया और वो इधर से बाहर आ गया, डेड टाइम इसको कहते हैं। और डेड वॉल्यूम, जितना मोबाइल फेस का वॉल्यूम लगता है किसी अन अनरिटेन्ड कंपोनेंट को बाहर निकालने के लिए, जो इंटरेक्शन नहीं कर रहा उसको बाहर निकालने के लिए जितना वॉल्यूम लगा मोबाइल फेस का, उसको डेड वॉल्यूम या वाइड वॉल्यूम कहते हैं। अब दो टर्म्स हैं, रिटेंशन टाइम, रिटेंशन वॉल्यूम। ये कॉन्स्ट्रेंट जो रुकते हैं एनालाइट के कंपोनेंट, उनके लिए जो टाइम रिक्वायर है उनके बाहर निकलने के लिए, वो हो गया आपका रिटेंशन टाइम। और जितना मोबाइल फेस का वॉल्यूम रिक्वायर है उसको हम रिटेंशन वॉल्यूम कह देते हैं। ये उसके बाद क्रोमेटोग्राफ किसे कहते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में जो इस्तेमाल होता है, उसमें इंजेक्टर, कॉलम डिटेक्टर वगैरह होते हैं। और क्रोमेटोग्राम किसे कहते हैं? जो रिज़ल्ट आता है ना क्रोमेटोग्राफी का, पेपर की फॉर्म में या कॉलम या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जो रिकॉर्डर के रिज़ल्ट के तौर पे आता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। तो ये इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं हम। क्लासिफिकेशन में सबसे पहली क्लासिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन। इसमें 5 क्लासेस हैं। एडजॉर्प्शन है, पार्टीशन है, आयन एक्सचेंज है, साइज एक्सक्लूजन है और एफिनिटी है। सबसे पहले एडजॉर्प्शन को देखते हैं। एडजॉर्प्शन क्या है? एडजॉर्प्शन जिसने स्टेशनरी फेज क्या हो, सॉलिड हो, उसे कहते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। यानी जो फेज़ अब दिख रहा है, ये कंपोनेंट ए प्लस बी का मिक्सचर है, ये स्टेशनरी फेज़ है, मोबाइल फेज़ को लेकर जा रहा है। अब जो कोई एक कंपोनेंट स्टेशनरी फेज़ के साथ रुकेगा, कोई दूसरा जो है वो मोबाइल फेज़ के साथ चला जाएगा। तो अगर ये स्टेशनरी फेज़ सॉलिड है और मोबाइल फेज़ तो एक फ्लूइड है ना, फ्लो करने वाला ही, तो उसको हम कहते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और अगर दोनों ही फ्लूइड हों, यानी गैस या लिक्विड, फ्लूइड कहते हैं जो चीज़ फ्लो करे, गैस या लिक्विड हो, तो वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है। अब जो इंटरेक्शन हो सकते हैं उस कंपोनेंट के किसी भी स्टेशनरी फेज के साथ, तो ये फोर्सेस हो सकती हैं। वांडरवाल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, ये सारे हो सकते हैं। और एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। मसलन किसी एक जगह पर वो ज़्यादा अटैच हो सकता है, दूसरी जगह पे कम हो सकता है, किसी जगह पे बिल्कुल अटैच नहीं होगा। तो ये चूँकि फोर्सेस हर जगह पर मुख्तलिफ हैं एड्जॉर्बेंट की वजह से, इस वजह से एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट किसी जगह पर वो थ्रू आउट द जो पाथ वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो वो सैंपल लोड्स एक्सीडिंग द एड्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, अगर जो इसके ऊपर सैंपल लग गया है, अब इससे ज़्यादा सैंपल नहीं हो सकता किसी एड्जॉर्बेंट या स्टेशनरी फेस पे अटैच, तो जो पीछे से आ रहा है सैंपल वो अब इस कैपेसिटी से ज़्यादा है तो वो सीधा ही उधर जाएगा, तो वो सेपरेशन नहीं होगी उसकी। तो अब एड्जॉर्बेंट कौन से इस्तेमाल होते हैं? ये सिलिका, एलुमिना, चारकोल या कुछ ऐसे मटेरियल जो स्टेशनरी फेस के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। सिलिका स्लाइटली एसिडिक है, एलुमिना कुछ एम्फोटेरिक नेचर का होता है, चारकोल नॉन पोलर नेचर का होता है। उसके बाद सिलिका एलुमिना दोनों में हाइड्रोक्साइड ग्रुप होते हैं और ये पोलर होते हैं। और पोलर कंपोनेंट का काम, पोलर जो स्टेशनरी फेस है उसका काम है कि अपने साथ जो पोलर सैंपल है उसको अटैच कर ले। तो जो पोलर सैंपल होगा तो वो इनके साथ अटैच हो जाएगा, तो वो लेट बाहर आएगा, जिसकी वजह से उसका रिटेंशन टाइम ज़्यादा होगा, रिटेंशन वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। हाँ, नॉन पोलर जल्दी निकल जाएगा इन केस ऑफ सिलिका एंड एलुमिना। जब सिलिका एलुमिना एडजॉर्बेंट होंगे तो नॉन पोलर जो सैंपल होगा वो जल्दी निकल आ जाएगा। अब ये किन चीज़ों में इस्तेमाल होती है, ये इसके यूजेस हैं। फैट सॉल्युबल क्लोरोफिल, केरोटिनाइड पिगमेंट प्लांट से, और फैट सॉल्युबल विटामिन वगैरह के एनालिसिस के लिए, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए सैंपल से, और फूड एनालिसिस वगैरह के लिए ये क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल हो जाती है। टाइप एड्जॉर्बेंट। पार्टीशन,
इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था या डेवलप किया था? मार्टिन एंड सेंज ने 1941 में। तो इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें जो मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ दोनों फ्लूइड होते हैं, लिक्विड लिक्विड या लिक्विड गैस। तो एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वाज इम्प्रूव्ड when column of finely divided inert sport material was used to hold one liquid phase immobile while the second liquid immiscible solvent। क्या मतलब है इसका कि एक लिक्विड जो है किसी, ये कोई सॉलिड स्पोर्ट होगी, उसके ऊपर लिक्विड एडजस्ट हुआ हुआ है एज स्टेशनरी फेज, और एक लिक्विड सैंपल को लेके आ रहा है। अब ये वाला इमोबाइल है और जो पीछे से लेके आ रहा है वो इमिसिबल है, यानी जिसमें सैंपल डिज़ोल्व नहीं होता। तो अब ये इधर आकर सैंपल फैसला करेगा कि उसने स्टेशनरी फेज़ में डिज़ोल्व होना है या मोबाइल फेज़ में थोड़ा बहुत उसके साथ आगे को जाना है। तो इस रेशो को हम कहते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट, कि वो स्टेशनरी फेज़ में कितना रहा और मोबाइल फेज़ में कितना आया, इसको के से शो करते हैं, पीछे भी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर पार्टीशन कोफिशिएंट फैसला करता है। अगर पार्टीशन कोफिशिएंट ज़्यादा हो ना तो वो अटैच हो जाता है ज़्यादा और देर से एलूट होता है, देर से बाहर निकलता है। तो ये एक चीज़। उसके बाद इसके दो फेजेज़ हैं जो कि HPLC में हम इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल फेज़ और रिवर्स फेज़। नॉर्मल फेज़ में स्टेशनरी फेज़ पोलर है, मोबाइल फेज़ नॉन पोलर है, जबकि रिवर्स फेज़ में मोबाइल फेज़ पोलर है, स्टेशनरी फेज़ नॉन पोलर है। ज़्यादातर रिवर्स फेज़ हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरी जो क्लास है वो आयन एक्सचेंज है, इसकी डिटेल पढ़ते हैं अभी। आयन एक्सचेंज में बेसिकली क्या होता है, इसमें एक कॉलम होता है, कॉलम के को हमने पैक किया होता है रेजन्स के साथ, जो कि मैक्रो मालिक्यूल हैं, पॉलीमर्स हैं। किस चीज़ के, ये मैंने कुछ इसका लिखा है, ये एलुमिनो सिलिकेट, पॉलीस्टायरीन वगैरह है। और एक रेज़न ये समझे पैक किया हुआ है, इसके टर्मिनल्स पे कुछ ग्रुप्स हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, समझें पॉजिटिव ग्रुप हैं मौजूद हैं, और यही जो है वो आयन एक्सचेंजर है बेसिकली। तो नेगेटिव आयन जब यहाँ से गुजरेंगे तो ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे, या इधर जो नेगेटिव लगे हुए हैं ये उनको रिप्लेस कर देंगे, तो इसे कहते हैं आयन एक्सचेंज। अब पॉजिटिव ग्रुप किस में होते हैं और नेगेटिव किस में? जिसमें पॉजिटिव हो उसे कहते हैं एनायनिक एक्सचेंज, क्योंकि वो नेगेटिव आयन को का आना जाना जो है वो उसको मैनेज करता है। जो यहाँ पर नेगेटिव आयन लगे हों इस जगह पर, यानी अगर इस जगह पर नेगेटिव आयन हो तो वो जारी बात है अपने साथ अटैच करेंगे पॉजिटिव आयन को, एक पॉजिटिव आयन दूसरे को रिप्लेस कर देगा। तो ऐसे एक्सचेंजर को कहते हैं कैटायनिक एक्सचेंजर। तो कैटायनिक एक्सचेंजर की एग्जांपल कोई ग्रुप लगे होंगे, सल्फोनेट के ग्रुप होंगे, एसीटेट के ग्रुप होंगे, जबकि एनायनिक एक्सचेंजर जो मैंने पहले बताया था जो नेगेटिव आयन को कंट्रोल करते हैं वो होते हैं अमाइन, NH3 पॉजिटिव, ये वाले ग्रुप होते हैं। ये नीचे मौजूद है, देखें ना, ये एनायनिक एक्सचेंजर है और ये कैटायनिक एक्सचेंजर ऊपर है, ये ये कैटायनिक एक्सचेंजर है एसीटेट वाला। तो अब it is separation process on the basis of opposite ions interaction between ion and charge bearing resin like aluminum silicate, polystyrene, organic compound, modified divinyl benzene, इन सब के जो है वो पॉलीमर होते हैं। क्रॉस लिंकिंग होती है पॉलीमर्स में और उनका पार्टिकल साइज होता है। क्रॉस लिंकिंग लाइट हो तो जल्दी इक्विलिब्रेशन आती है, यानी इक्विलिब्रेशन इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है सॉल्यूट पार्टिकल और स्टेशनरी फेज के दरमियान। लेकिन अगर हाई क्रॉस लिंकिंग हो तो वो देर से इक्विलिब्रेशन आती है। और हाई चार्ज डेंसिटी गुड फॉर स्मॉल मालिक्यूल, हाई चार्ज डेंसिटी जो है वो स्मॉल मालिक्यूल वगैरह को सेपरेट करने के लिए, जिनका मालिकुलर वेट 500 से कम है, उसके लिए अच्छी है। लाइट क्रॉस लिंकिंग से ये एक बात लिखी है कि सिलेक्टिविटी भी डिक्रीज़ करती है।
अच्छा जी, उसके बाद एलूशन डन विद पीएच चेंज। अब एलूशन कैसे होती है, मतलब नेगेटिव आयन जुड़े हुए हैं, इसको निकालना है हमने, तो उस पूरे मीडियम की पीएच चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से अगर किसी चीज़ पर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, वो पीएच चेंज करने की वजह से वो चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये समझें रेज़न है, ये उसका एनाइनिक एक्सचेंजर है, और ये एनाइन है, समझे कोई अमाइनो एसिड वगैरह जो भी ये इसके साथ अटैच हुए हुए हैं। अब आप अगर इस पूरे इन्वायरमेंट की पीएच चेंज कर दें तो इन अमाइनो एसिड्स पे जो चार्ज है नेगेटिव वो ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एलूट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो इस तरीके से पीएच चेंज करके या अकेला वाटर वगैरह सॉल्वेंट इस्तेमाल करके हम इनको एलूट करते हैं, जो अपोजिट आयंस होते हैं। तो सिलेक्टिविटी ऑफ आयन, किस आयन में अटैच होना है डिपेंड करता है आयन की वैलेंसी पर। मसलन अगर पहले आयन लगा हुआ है सोडियम पॉजिटिव, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव उसको रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि कैल्शियम का चार्ज ज़्यादा है, वैलेंसी उसकी ज़्यादा है, और रेडियस छोटा है। रेडियस पे भी डिपेंड करता है, कंसनट्रेशन पे, नेचर ऑफ द एक्सचेंजर पे डिपेंड करता है, कंपोजिशन एंड पीएच ऑफ मोबाइल फेस पे डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें सिलेक्टिविटी ऑफ आयन, कौन सा आयन अटैच होगा कौन सा नहीं होगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, मैनी ड्रग फैटी एसिड एंड द एसिड्स ऑफ फ्रूट बीइंग आयनाइजेबल कंपाउंड में बी क्रोमेटोग्राफ्ड इन द आयन एक्सचेंज मोड। इन सारी चीज़ों को आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से हम अलग कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर की जो हार्डनेस है, वाटर हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, उसको दूर करना हो तो उसके लिए भी आयन एक्सचेंजर इस्तेमाल होते हैं। मसलन ऐसे आयन एक्सचेंजर जिसमें इधर नेगेटिव आयन लगा हुआ है, उसके साथ सोडियम आयन अटैच होता है, तो ये जब ये कैल्शियम मैग्नीशियम यहाँ से गुजरते हैं तो ये अटैच हो जाते हैं और सोडियम फ्री हो जाता है। तो इस तरीके से वाटर में से कैल्शियम मैग्नीशियम को पकड़ लेते हैं। साइज एक्सक्लूजन में जेल फिल्ट्रेशन, जेल परमिएशन, इसको बहुत सारे नाम देते हैं। तो इसमें बेसिकली होता है, जेल होती है, उसको भर देते हैं कॉलम के अंदर, कॉलम के अंदर जेल भर देते हैं। इसमें पोर होते हैं, पोर ज़रा छोटे होते हैं, तो छोटे मालिक्यूल उन पोर के अंदर चले जाते हैं। जो बड़े मालिक्यूल हैं वो पोर में नहीं जा सकते, तो वो चैनल्स के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं। पोर में, पोर्स जो हैं सुराख, वो छोटे होते हैं ना, तो उनमें छोटे फंस जाते हैं, बड़े उनमें नहीं फंस सकते मालिक्यूल। तो उस वजह से मसलन अगर ये चीज़ है, ये समझे पोर आ गया, ये पूरा एक रास्ता है, अब छोटा मालिक्यूल इसमें फंस जाएगा आगे, जबकि बड़ा मालिक्यूल वो इस रास्ते से आगे गुजर जाएगा, वो यहाँ फंस नहीं सकता। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि जो साइज़ बड़ा हो जिसका, वो मालिक्यूल पहले निकलता है, जो छोटे साइज़ वाला लेट निकलता है, जो पोर्स में फंसा भी होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके बाद में निकलता है। तो एलूशन मुसलसल हम करते जाते हैं। तो ये एक बड़ी अहम बात लिखी है कि कैन बी, ये वाला मालिकुलर वेट 2 × 10⁻⁶ जो है जिसका वेल मालिकुलर वेट, वो ऐसे मालिक्यूल जो हैं इस क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट होते हैं। एज स्लूट डायमेंशन डिक्रीजेस, तो स्लूट डायमेंशन डिक्रीज़ होने से जो है वो इसमें इस पे फ़र्क पड़ता है। तो इसका सिर्फ ये प्रिंसिपल वगैरह याद रखें, और कौन से मालिक्यूल सेपरेट कर सकते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए वगैरह को भी इससे हम सेपरेट करते हैं। ये इसका जो है वो पैक कॉलम का जो रिटेंशन टाइम है, वी टी इज इक्वल टू वाइड वॉल्यूम, रिटेंशन वॉल्यूम इज इक्वल टू वाइड वॉल्यूम प्लस वी आई। तो ये इसका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट का फार्मूला है, ये भी याद रखें आप। ये फ़ाइल आपको शेयर कर दी जाएगी, और ये इसकी जो मालिक्यूलर वेट की रेंज है जिसके अंदर मालिक्यूल्स को हम अलग कर सकते हैं, और जो जेल पैकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ये उसका नाम लिखा हुआ है पॉलीसेकेराइड बेस्ड पैकिंग, सेफाडेक्स जेल, जिसमें क्रॉसिंग डेक्स्ट्रॉन इस्तेमाल होती है। तो ये सारी उसकी है। और लास्ट टाइप है अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में क्या है, ये जब किसी किस्म का इंटरेक्शन ना हो रहा हो आपके सैंपल का और मोबाइल स्टेशनरी फेज़ वगैरह का, तो फिर किसी भी तरीके से कोई भी इंटरेक्शन आ जाए उसको हम अफिनिटी का नाम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर
आप बायोमॉलिक्यूल्स को, ऐसी प्रोटीन्स को कर रहे हैं सेपरेट कि आपने अंदर पैकिंग ऐसी चीज़ की हुई है जो साइज़ की वजह से, इंट्रैक्शन की वजह से वो वाली आपकी मतलूबा प्रोटीन उस अंदर वाले मटेरियल के साथ अटैच हो जाती हैं। तो फिर उससे क्या होता है, अफिनिटी बन जाती है सैंपल की और स्टेशनरी फेज़ की। तो हम इसको अफिनिटी क्रोमेटो, क्योंकि हम इसको ऊपर वाली किसी क्लास में फ़िट कर नहीं सकते। तो ये अफिनिटी की बुनियाद फ़िज़िकल इंटरेक्शन भी हो सकते हैं, कोई साइज़ भी हो सकता है, यानी बाइंड करना है उन्हें किसी न किसी तरीके से। अब इसमें बायोलॉजिकल मटेरियल ज़्यादातर इस तरीके से अलग करते हैं हम। एंटीबॉडीज़ का टेस्ट है, एंजाइम इनहिबिशन का टेस्ट है, लेसिथिन, लेक्टिन्स, और बायोलॉजिकल सिस्टम में ना लॉक एंड की मॉडल की तरह इसकी बाइंडिंग होती है, जिस तरह एक की जो है लॉक के अंदर घुस जाती है ऐसे ही। तो ये ज़्यादातर एफिनिटी याद रखें प्रोटीन की प्योरीफिकेशन के लिए और सुप्रा मालिक्यूलर्स के लिए। इसके अलावा वायरसेस और जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उनके लिए इस्तेमाल होती है। बाइंडिंग मैकेनिज़्म को स्टडी करने के लिए सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ एंजाइम एंड ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। तो किसी भी फॉर्म में इसकी इन्फिनिटी बन जाती है, एफिनिटी बन जाती है। अच्छा जी, एक क्लासिफिकेशन है जिसमें प्लानर और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अगर किसी बेड पर हो तो उसको प्लानर क्रोमेटोग्राफी होती है, अगर स्टेशनरी फेज़ बेड पे हो, और अगर कॉलम के अंदर पैक हो तो उसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। उसके बाद एक तकसीम है क्रोमेटोग्राफी की, एनालिटिकल और प्रेपरेटिव। किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करनी हो, क्रूड एनालिसिस करना हो, तो वो होती है एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी। और अगर प्योरीफिकेशन में क्वांटिटी डिटरमिन करनी हो किसी कंपोनेंट की किसी मिक्सचर के अंदर, तो ऐसी क्रोमेटोग्राफी को कहते हैं प्रेपरेटिव क्रोमेटोग्राफी। तो ये क्लासिफिकेशन वगैरह आ गई है इसमें। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है क्रोमेटोग्राफी का। नेक्स्ट हम पेपर, टीएलसी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करेंगे, और थर्ड पार्ट में जीसी और एचपीएलसी। थैंक यू।